सत्येंद्र कुमार सिविल वेरिएट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर के सर्वेइंग सेकंड पढ़ रहे हैं। सर्वेइंग सेकंड में हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 में हमने दोस्तों एक लेक्चर हमने आपको पढ़ा दिए हैं। दोस्तों, आज ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले देख लेते हैं दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा है और फिर हम लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, लेसन नंबर 1 का हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था कंटूर लाइन क्या होता है। एक ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। कंटूर लाइन कहें या फिर कंटूर कहें, बात वही है दोस्तों। फिर दोस्तों कंटूरिंग दूसरा टॉपिक हम पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 में। कंटूरिंग मतलब समोच्च रेखण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और फिर तीसरा टॉपिक पढ़े थे दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ कंटूरिंग या फिर पर्पस ऑफ कंटूरिंग। हम ऑब्जेक्ट कहें या फिर पर्पस कहें, बात वही है। हम कंटूर मतलब समोच्च रेखण के उद्देश्य हम पढ़े हैं। तो लेसन नंबर 1 का हमने 3 टॉपिक लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज ये लेक्चर नंबर 2 है। लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंटूर इंटरवल टॉपिक होगा इस लेक्चर का। फिर दूसरा हमारा टॉपिक होगा दोस्तों हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मतलब क्षैतिज समतुल क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर हमारा तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल मतलब साबित करने वाले कारक। फिर आखिरी हमारा दोस्तों इस लेक्चर का टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर मतलब समोच्च रेखा के विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? सबसे पहले कंटूर इंटरवल पढ़ेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल पढ़ेंगे और फिर कंटूर की विशेषताएं पढ़ेंगे मतलब समोच्च रेखाएं की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में। तो कुल 4 टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कंटूर इंटरवल मतलब इसको कंटूर इंटरवल को हिंदी में कहते हैं समोच्च रेखांतर। तो इसको समझते हैं यह क्या होता है। पहले इसको लिख लेते हैं तो फिर आपको हम समझाते हैं। 2 क्रमागत समोच्च 2 क्रमागत समोच्च 2 क्रमागत समोच्च रेखाएं के बीच ऊर्ध्वाधर 2 क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च रेखांतर कहें या फिर कंटूर इंटरवल कहते हैं। तो दोस्तों हमारा समोच्च रेखांतर मतलब कंटूर इंटरवल क्या होता है? 2 क्रमागत मतलब सीरियल बाय एक के बाद एक 2 क्रमागत समोच्च रेखा क्या होता है, इसको हमने बता दिया है। 2 क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल दूरी को समोच्च वर्टिकल बीच के मतलब कोई हमारी दो समोच्च रेखाएं हैं, ये हमारी मान लेते समोच्च रेखाएं हैं और ये समोच्च रेखाएं, इसके बीच के दूरी ऊर्ध्वाधर बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? समोच्च रेखांतर या फिर कंटूर इंटरवल कहते हैं। इसको चित्र की सहायता से समझते हैं कि कंटूर इंटरवल क्या होता है। हमने दोस्तों एक पहाड़ लिया है, पहाड़ का हमने चित्र बनाया है। तो इस पे हम पहले क्या करेंगे? इस पे हम पहले कंटूर बनाएंगे, कंटूर लाइन बनाएंगे।
तो हमने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हमने मिला दिया। पहले हमने समान उच्चता के बिंदु खोजे, इस साइड का ये समान उच्चता वाला बिंदु आया और ये वाला बिंदु आया, फिर इसको हमने मिला दिया। तो दोस्तों जब समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कंटूर लाइन बन जाता है। इसी प्रकार इस पॉइंट पे लिए और इस प्रकार इस यहाँ पॉइंट पे लिए, फिर हमने समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिला दिए तो फिर हमारा ये कंटूर लाइन बना दिए। फिर इसी प्रकार यहाँ लिए पॉइंट और यहाँ लिए, तो दोनों हमने समान उच्चता वाले थे और इसको भी मिला दिए। तो इस प्रकार हमने दोस्तों एक कंटूर लाइन प्राप्त हो गई, एक कंटूर लाइन प्राप्त हो गई और एक कंटूर लाइन प्राप्त हो गई। इसका हम RL मान लेते हैं, इसका हम मान लेते हैं कि हमारा ये 100 है और इसका दोस्तों हम मान लेते हैं 99 है और इसका हम मान लेते हैं 98 है। ये दोस्तों ये जो ऊंचाई है उच्चता बिंदु को है, ये समुद्र तल के सापेक्ष है। तो हमने 100 मान लिया, ये 99 मान लिए, ये 98 मान लिए। हमको समझना है कि हमारा समोच्च रेखांतर क्या होता है। परिभाषा हमारी कहती दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच, हमने एक ये समोच्च रेखाएं लिया और ये समोच्च रेखाएं लिया, फिर क्या करें, दो समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, इसके बीच और इसके बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च रेखांतर कंटूर इंटरवल कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा समोच्च रेखाएं और ये समोच्च रेखाएं था, इसके बीच के ऊर्ध्वाधर दूरी यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है, 1 आएगा। तो जब 99 में से 98 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब इसके बीच की दूरी 1 है। तो यही बीच की दूरी हमारी कंटूर इंटरवल मतलब समोच्च रेखांतर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि कंटूर इंटरवल या फिर समोच्च रेखांतर क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि दो क्रमागत, ये हमारा एक क्रमागत है और ये है, दोनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी बीच के ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च रेखांतर कंटूर इंटरवल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों कंटूर इंटरवल या फिर समोच्च रेखांतर क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरा टॉपिक जानेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हमने ये जाना कंटूर इंटरवल क्या होता है। कंटूर इंटरवल में होता है कि दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच के ऊर्ध्वाधर दूरी को हम कंटूर इंटरवल या फिर समोच्च रेखांतर कहते हैं। उसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दूरी होता है। तो कंटूर इंटरवल का जस्ट उल्टा, मतलब हमारा इसमें हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट में क्या होगा, क्षैतिज दूरी ली जाएगी। तो इसकी जो हमारी परिभाषा होगी, दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच क्षैतिज दूरी को हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इसको हम पहले लिखते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। दो क्रमागत समोच्च रेखाएं के बीच की दो क्रमागत समोच्च रेखाएं के बीच की क्षैतिज दूरी को बीच के क्षैतिज दूरी को क्षैतिज समतोल इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट दो क्रमागत
समुच्च रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट या फिर क्षैतिज समतुल कहते हैं। अब दोस्तों इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ये हमने फिर इसका उदाहरण हिली का लिया, मतलब पहाड़ी का लिया। हमने इसमें एक ये कंटूर लाइन खींचा और इसका ये कंटूर लाइन खींचा और हमने ये इन तीनों का RL क्रमशः इसका 100 है, इसका 99 है, इसका 98 है। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, मतलब क्षैतिज समतुल। तो क्या होता है इसमें बीच के क्षैतिज दूरी, तो ये हमारा एक RL है, इसका मान हमारा 98 है और ये हमारा RL है, इसका मान 99 है। इनके बीच की क्षैतिज दूरी ये है और ये है, इसके बीच की क्षैतिज ये इतनी होगी। तो इसी को हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मतलब इसको दोस्तों क्षैतिज समतुल कहते हैं। इस साइड देखें तो ये हमारा एक समुच्च रेखा है और ये समुच्च रेखा है, इसके बीच की दूरी ये हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो हमने जब कंटूर इंटरवल जाना था उसमें यह जाना था कि दो क्रमागत समुच्च रेखाओं के बीच के ऊर्ध्वाधर दूरी को कंटूर इंटरवल कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा कर दें, दो क्रमागत समुच्च रेखाओं के बीच के क्षैतिज दूरी को हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। इसको हमने आपको चित्र की सहायता से समझाया, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। तो हमने हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है ये समझ लिया। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर का, फैक्टर अफेक्टिंग कंटूर्स इंटरवल, मतलब दोस्तों समुच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक। समुच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल। तो हमारे समुच्च रेखांतर को तो बहुत से प्रभावित करते हैं, मगर हम कुछ को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा है क्षेत्र का प्रसार। सबसे पहला हमारा क्या है, कंटूर समुच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले में सबसे पहला हमारा कारण देखेंगे क्षेत्र का प्रकार, मतलब क्षेत्र हमारा जो एरिया है हमारा किस प्रकार है। तो इसमें हमारा कैसे समुच्च रेखांतर क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम जानती है क्षेत्र के पक्ष में। तो नेचर ऑफ द ग्राउंड, सपाट जमीन के लिए रेखांतर बहुत छोटा लिया जाता है। सपाट जमीन के लिए रेखांतर बहुत छोटा लिया जाता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए बड़े रेखांतर की आवश्यकता होती है। क्षेत्र के प्रकार में हमने ये देखा कि यदि हमारा क्षेत्र दोस्तों सपाट है तो उसमें क्या होता है, रेखांतर हमारा छोटा लिया जाता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए रेखांतर बड़े आवश्यकता होती है। कुल मिला के सबसे पहले हमने ये समझा कि समुच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें सबसे पहला हमारा है क्षेत्र का प्रकार। क्षेत्र मतलब एरिया हमारा कैसा है, उस पे हमारा रेखांतर क्या होता है। तो ये इसमें यह है कि यदि हमारा क्षेत्र सपाट है यानी समतल भूमि है तो उसमें हमारा दोस्तों रेखांतर क्या लिया जाता है, बहुत छोटा लिया जाता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए बड़े रेखांतर की आवश्यकता होती है। ये सबसे पहला हमारा प्रभावित करने वाले कारक हुए। दूसरा हमारा है दोस्तों प्रभावित करने वाले कारक में समूह सर्वेक्षण का उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो उस पे हमारा समुच्च रेखांतर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखते हैं। तो छोटे क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, क्या दोस्तों, छोटे क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों जैसे भवन पुल आदि के लिए रेखांतर छोटा रखा जाता है। जो हमारा छोटा होगा कार्य और महत्वपूर्ण कार्य होगा उसके लिए रेखांतर हमारा छोटा रखा जाता है, जबकि
बड़े क्षेत्र तथा समान कार्यों के लिए रेखांतर बड़े रखे जाते हैं। तो सर्वेक्षण के उद्देश्य में क्या होता है, यदि हमारा छोटे क्षेत्र होंगे और महत्वपूर्ण निर्माण कार्य होंगे, जैसे क्या होगा भवन पुल आदि होगा, तो उसके लिए रेखांतर हमारा छोटा लिया जाता है, जबकि बड़े क्षेत्र तथा समान कार्यों के लिए रेखांतर बड़े रखे जाते हैं। तो दोस्तों हमने फैक्टर इफेक्टिव में दो कारण जाना। सबसे पहला जाना क्षेत्र का प्रसार। इसमें क्या होगा दोस्तों, यदि सपाट जमीन है तो हमारा रेखांतर छोटा लिया जाएगा, यदि हमारा जमीन उबड़ खाबड़ है तो रेखांतर बड़ा लिया जाएगा। ये हमारा पहला हुआ। फिर दूसरा हमारा है सर्वेक्षण का उद्देश्य। इसमें क्या होगा, छोटे तथा महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए जैसे भवन पुल आदि के लिए रेखांतर छोटा लिया जाता है, जबकि बड़े क्षेत्र तथा समान कार्यों के लिए रेखांतर बड़े रखे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दो कारण क्षेत्र का प्रकार और सर्वेक्षण का उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। हम समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। हमने दो कारक पढ़ लिया, पहला क्षेत्र के प्रकार पढ़ लिया, फिर दोस्तों सर्वेक्षण के उद्देश्य पढ़ लिया, और अब हम दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे नक्शा का पैमाना। नक्शा का पैमाना होने पर क्या होगा, हमारा समोच्च रेखांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानते हैं। तो नक्शे का पैमाना, स्केल ऑफ मैप। नक्शा का पैमाना जितना छोटा होगा समोच्च रेखांतर उतना ही अधिक होगा, मतलब विलोम अनुपात होता है। नक्शा का पैमाना जितना छोटा होगा उतना हमारा रेखांतर बड़ा होगा। ये हमारा इफेक्ट पड़ेगा नक्शे के पैमाने में। नक्शे के पैमाने में क्या है, जितना हमारा पैमाना छोटा होगा उतना हमारा रेखांतर बड़ा होगा। यदि रेखांतर छोटा है तो उसका उल्टा हो जाएगा हमारा नक्शे का। फिर हमारा चौथा है उपलब्ध धन व समय, टाइम एंड फंड अवेलेबल। इसको समझते हैं, ये हमारा इफेक्ट क्या करता है। यदि रेखांतर कम है, क्या दोस्तों, यदि रेखांतर कम है तो समय अधिक लगेगा, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। समय कम लगेगा, यदि रेखांतर कम है तो समय अधिक लगता है, जबकि बड़े रेखांतर रखने पर समय कम लगता है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों उपलब्ध धन व समय का हमारा प्रभाव क्या पड़ेगा समोच्च रेखांतर पे। तो ये कह रहे हैं रेखांतर कम है तो हमारा समय अधिक लगेगा, यदि रेखांतर हमारे बड़े हैं तो समय कम लगेगा। फिर इसका ये का इसी प्रकार यदि धन कम उपलब्ध है, धन हमारा कम उपलब्ध है तो बड़ा रेखांतर लिया जाता है। अधिक समय व धन होने पर रेखांतर छोटा लिया जाता है। कुल मिला के यदि एक ज़्यादा है तो एक हमारा कम होगा। जैसे रेखांतर कम है तो समय हमारा अधिक लगेगा, और जबकि रेखांतर ज़्यादा हो गया तो हमारा समय कम लगता है। यदि धन हमारा कम है तो रेखांतर बड़ा लिया जाएगा, यदि धन व समय दोनों उपलब्ध होने पर रेखांतर छोटा लिया जाएगा, मतलब एक ज़्यादा है तो एक कम है। तो दोस्तों हमने समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक में 4 पढ़ा। पहला हमने क्षेत्र के प्रकार में पढ़ा। क्षेत्र के प्रकार में हमने ये पढ़ा, यदि हमारा दोस्तों सपाट जमीन है तो रेखांतर हमारा कम होगा, यदि ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो रेखांतर हमारा बड़ा होगा। सर्वेक्षण के उद्देश्य महत्वपूर्ण और स्थानों में हमारा रेखांतर कम होता है, जबकि कम महत्वपूर्ण वाले में ज़्यादा होता है। नक्शा का पैमाने में क्या होता है, नक्शे के पैमाने में नक्शा का पैमाना जितना छोटा होगा समोच्च रेखांतर उतना ही अधिक होगा। उपलब्ध धन व समय में टाइम एंड फंड अवेलेबल है, यदि रेखांतर कम है तो समय अधिक लगता है, जबकि बड़े रेखांतर रखने पर समय कम लगता है। इसी प्रकार यदि धन कम है, क्या दोस्तों, धन कम है तो हमारा रेखांतर बड़ा लिया जाएगा, यदि अधिक समय व धन होने पर रेखांतर छोटा लिया जाएगा, मतलब एक दूसरे के उल्टा लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको
समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक में हमने 4 पढ़ा, क्षेत्र के प्रकार, सर्वेक्षण का उद्देश्य और नक्शा का पैमाना और उपलब्ध धन व समय। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे। आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे समोच्च रेखाओं के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, मतलब समोच्च रेखाओं के कौन कौन लक्षण है इसको हम जानते हैं। तो समोच्च रेखाओं के सबसे पहला लक्षण हमारा है दोस्तों समान उच्चता। इसको समझते हैं कि हमारा समोच्च रेखाओं के सबसे पहला लक्षण में समान उच्चता क्या है। एक समोच्च रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान होती। एक समोच्च रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान होती है। हमने जब दोस्तों कंटूर लाइन पढ़ा था उसमें पहले ही बताया था कि समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, कंटूर लाइन कहते हैं या फिर समोच्च रेखा कहते हैं। तो वही हमारी परिभाषा, सबसे पहले इसकी विशेषता बन गई क्या है, समान उच्चता। एक समोच्च रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान होती है। इसको हमने समझाया था कि हमारा ये कोई क्षेत्र था, इस पे हमने ये कोई समोच्च रेखा बनाया था, तो यहाँ का बिंदु, यहाँ का बिंदु, यहाँ का बिंदु, यहाँ का बिंदु, मतलब इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो हमारे RL बराबर होंगे, मतलब समुद्र तल से उसकी ऊंचाई हमेशा बराबर होगी। तो हमने माना था इसका RL 100 था। तो वही कह रहा है समान उच्चता, एक समोच्च रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान होती है। ये सबसे पहली हमारी विशेषता हुई। फिर दोस्तों क्या है, दूसरा है हमारा बंद रेखाएं। एक समोच्च रेखा जहां से आरंभ होती है वहीं पर समाप्त होती है, अर्थात बंद रेखा होती है। हमने दोस्तों जब उसका क्रॉस सेक्शन बनाया था तो जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था फिर यही हमने मिला दिया था, फिर इसी प्रकार ये इसका 100 का बनाया था, इसका 99 का बनाया था, फिर 98 बनाया था। तो हमने क्या किया, एक समोच्च रेखा जहाँ से आरंभ होती है, यहाँ से हमने आरंभ किया था, जहाँ से आरंभ होती वहीं पर समाप्त हो जाती है, यहाँ लाके हमने समाप्त कर दिया, अर्थात बंद रेखा होती है। ये हमारी बंद रेखा हुई। सबसे पहले ये क्या हमारी विशेषता है, सबसे पहले विशेषता है कि समान उच्चता होगी। कोई भी हमारी समोच्च रेखाएं होंगे उस पर जितने बिंदु होंगे इसकी उच्चता हमेशा समुद्र तल से या फिर RL उसका हमेशा बराबर होगा, पहली विशेषता। दूसरी होगी बंद रेखाएं, मतलब समोच्च रेखाएं जहां से हम चालू करते हैं वहीं से हम लाकर उसको समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमारी समोच्च रेखाएं बंद रेखाएं बनाती है। इसको हमने आपको समझाया भी कि बंद रेखाएं कैसे बनाती है। तीसरा है दोस्तों काटती नहीं है। तीसरा क्या है, काटती नहीं है। समोच्च रेखाएं ना तो आपस में मिलती हैं और ना एक दूसरे को काटती है। हमने जब समोच्च रेखाएं बनाया था तो इसमें ना एक दूसरे को मिलेगी ना एक दूसरे को कभी काटेंगी। तो तीसरी विशेषता ये है कि ये ना एक दूसरे से आपस में मिलती हैं और ना एक दूसरे को काटती है। फिर चौथा हम देखते हैं विशेषता, चौथा विशेषता है समरूपी ढलान। समरूपी ढलान में है यदि समोच्च रेखाएं परस्पर समांतर हैं, यदि दोस्तों समोच्च रेखाएं परस्पर समांतर हैं अर्थात समान दूरी पर है या उनके मध्य क्षैतिज समतुल बराबर है तो यह क्षेत्र समान ढाल को प्रदर्शित करता है। क्या दोस्तों, यदि हमारा समोच्च रेखाएं परस्पर समांतर है, मतलब एक ये हमारी समोच्च रेखाएं हैं और ये समोच्च रेखाएं, फिर कह रहे इसके बीच की दूरी या फिर उनके मध्य क्षैतिज समतुल मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बराबर है तो यह क्षेत्र एक समान ढाल को प्रदर्शित करता है। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टीज मतलब विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता ये हमारी है असमान ढाल। यदि समोच्च रेखाएं परस्पर समान दूरी पर नहीं है, क्या समान दूरी पर नहीं है अर्थात उनके मध्य क्षेत्र के समतल
समतुल मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट समान नहीं है, तो इस प्रकार के असमान ढाल को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार के असमान ढाल को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहला हमने विशेषता ये जाना कि ये समान उच्चता होगी, मतलब जितने भी समुच्च रेखाएं होंगी उस पर जितने भी बिंदु होंगे उसकी उच्चता हमेशा समान होगी। दूसरा है बंद रेखाएं बनाती, समुच्च रेखाएं जहां से चालू करते हैं वहीं समाप्त होती है, तो इस प्रकार बंद रेखाएं बनाती हैं। तीसरा है काटती नहीं है, समुच्च रेखाएं ना तो आपस में मिलती है ना ही एक दूसरे को काटती है। चौथा है समरूपी ढलान, यदि समुच्च रेखाएं परस्पर समांतर हैं अर्थात समान दूरी पर हैं या उनके मध्य क्षैतिज समतुल बराबर हैं तो यह क्षेत्र के एक समान ढाल को प्रदर्शित करता है। पांचवा है असमान ढाल, यदि समुच्च रेखाएं परस्पर समान दूरी पर नहीं है, ये समान दूरी पर नहीं है अर्थात उनके मध्य क्षेत्र के समतुल समान नहीं है, तो इस प्रकार असमान ढाल को प्रदर्शित करता है। हमने ये दोस्तों 5 प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं जाना। अब हम अगला जानते हैं रेखाओं के लक्षण पढ़ रहे हैं। समुच्च रेखाओं के लक्षण में हमने समान उच्चता पढ़ लिया, फिर बंद रेखाएं पढ़ लिया, काटती नहीं है, समरूपी ढलान और फिर दोस्तों असमान ढाल। अब हम 3 विशेषता और पढ़ेंगे। 3 विशेषता है तीखे ढाल और पहाड़ी और घाटी। तो देखते हैं तीखे ढाल कैसे हमारी है। यदि किसी समुच्च रेखाएं एक दूसरे के नजदीक हो, मतलब कोई हमारी समुच्च रेखाएं हैं वो एक दूसरे के नजदीक हैं तथा उनके मध्य क्षैतिज समतुल मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत कम है, तो इस प्रकार की रेखाएं तीखे ढाल को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा तीखे ढाल कैसे होगी, जब हमारा उनके दोनों क्रमागत जो समुच्च रेखाएं होंगी बहुत नजदीक होंगी और उनके मध्य क्षैतिज समतुल हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत कम होगा, तो इस प्रकार की रेखाएं तीखे ढाल को प्रदर्शित करती हैं। ये विशेषता हमारी 6वीं हुई। 7वीं विशेषता देखते हैं पहाड़ी। 7वीं विशेषता पहाड़ी क्या है, यदि किसी समुच्च नक्शे पर किस पे पर कंटूर मैप पर क्रमागत बंद समुच्च रेखाओं का मान अंदर की ओर बढ़ रहा है, मतलब कोई हमारा कंटूर मैप है उस कंटूर में कंटूर इंटरवल का मान अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो यह पहाड़ी को प्रदर्शित करता है। बंद समुच्च रेखाओं का मान जो होगा RL का मान होगा अंदर की ओर बढ़ रहा होगा, तो यह पहाड़ी को प्रदर्शित करता है। इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। हमने आपको समझाया था उदाहरण देकर, जब हमने हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और फिर कंटूर इंटरवल जाना था उसमें हमने इसी का उदाहरण लिया था, किसका, पहाड़ी का लिया था। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अंदर की ओर उसका बढ़ रहा था और ऊपर जो जा रहा था कम हो रहा था। अंदर की ओर बढ़ रहा है तो यह पहाड़ी को प्रदर्शित करता है। फिर आखिरी हमारी विशेषता है घाटी। यदि किसी समुच्च नक्शे पर मतलब कंटूर मैप पर क्रमागत बंद समुच्च रेखाओं का मान अंदर घट रहा है, अंदर की ओर घट रहा है। पहाड़ी में क्या होता है, पहाड़ी में अंदर की ओर बढ़ता है, जबकि घाटी में हमारा अंदर की ओर घटता है, तो यह घाटी को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों हमने 3 लक्षण और जाना, तीखे ढाल, पहाड़ी और घाटी। तीखे ढाल में क्या होगा, इक्विवेलेंट मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मतलब क्षैतिज समतुल बहुत कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तीखे ढाल को प्रदर्शित करता है। पहाड़ी में क्या होता है, अंदर की ओर उसका मान बढ़ रहा होता है, और घाटी में क्या होता है, अंदर की ओर घट रहा होता है, तो घाटी को प्रदर्शित करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों आपको समझ में आया होगा। हमने दोस्तों समुच्च रेखाओं के लक्षण में 8 विशेषता जाना। कौन कौन सी, सबसे पहले समान उच्चता, मतलब जो भी हमारी समुच्च रेखाएं होंगे उस पर चाहे जितने बिंदु लें उसकी उच्चता हमेशा समान रहेगी। फिर दूसरा है बंद रेखाएं,
मतलब समुच्च रेखाएं जहां से चालू होती हैं वहीं से समाप्त होती है, अर्थात समुच्च रेखाएं बंद रेखाएं बनाती है। तीसरी है काटती नहीं है, मतलब समुच्च रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। फिर है समरूपी ढलान, मतलब उनके बीच समांतर हो और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बराबर होता है तो उसे समान रूपी ढलान प्रदर्शित करता है। फिर इसका असमान ढालुप और उसका मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बराबर नहीं होता है तो असमान ढाल को प्रदर्शित करता है। तीखे ढाल, तीखे ढाल में क्या होता है, क्षैतिज समतुल बहुत कम होता है और पहाड़ी में क्या होता है, अंदर की ओर बढ़ रहा होता है। घाटी में क्या होता है, अंदर की ओर घट रहा होता है। ये विशेषताएं हमारी हुई। तो उम्मीद करते हैं ये हमारा लेक्चर का आखिरी टॉपिक समुच्च रेखाओं के लक्षण आपको समझ में आया होगा। दोस्त वीडियो में हमने 4 टॉपिक पढ़ा। सबसे पहले कंटूर इंटरवल मतलब समुच्च रेखांतर पढ़ा, फिर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मतलब क्षैतिज समतुल पढ़ा, फिर आखिरी में हमने दोस्तों पढ़ा समुच्च रेखाओं के लक्षण पढ़ा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।